दोस्तों निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी आरपीएफ की। आरपीएफ में हम क्या कर रहे थे, एक क्वेश्चन लेकर आ रहे थे और उसके साथ हम सविस्तार पूर्वक उस क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे थे। जो क्वेश्चन क्या होता है, पीछे एक पेपर में लगा हुआ क्वेश्चन होता है, वही हम लेकर आ रहे थे और उसके साथ कौन कौन से क्वेश्चन आगे आगामी भर्तियों में आने की संभावना है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जो ये क्वेश्चनों की जो सीरीज है, आपके आरपीएफ हो, चाहे रेलवे हो या चाहे दिल्ली पुलिस हो, केंद्र की जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें इंडिया जीके पूछा जाता है और इंडिया जीके भी अच्छे लेवल का इंडिया जीके पूछा जाता है। तो उसमें ये क्लासेस सभी जितनी भी क्लासें आपके लिए सभी क्लासें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आज का हमारा क्या क्वेश्चन है, आज की कक्षा में हम किसका क्वेश्चन लेकर आए हैं, मानव विकास सूचकांक के बारे में क्वेश्चन लेके आए हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, मानव विकास सूचकांक में कुल कितने देश भाग लेते हैं, मानव विकास सूचकांक जारी करने का काम कौन करता है, या मानव विकास सूचकांक की संकल्पना किन दो विद्वानों के कौन से दो विद्वान लेकर आए थे, और मानव विकास सूचकांक का आधार स्तर क्या है, कितने स्तरों पर इसे जारी किया जाता है, किन किन स्तरों को देखकर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, और मानव विकास सूचकांक का मान मूल्य मान किससे किसके बीच में होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में हम आज एक क्वेश्चन में पूरा मानव विकास सूचकांक को समझने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, ये करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है और वैसे जीके का क्वेश्चन ये बनता ही आप सभी को पता है। तो मानव विकास सूचकांक में आपको दे रखा है 132वां स्थान, 151वां स्थान या 129वां स्थान या 163वां स्थान है। तो आपको बताना है कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है। इससे पहले हम बात करते हैं जो ये मानव विकास सूचकांक है, इसकी संकल्पना किसने दी थी। मानव विकास सूचकांक की आपको पूछ ली जाए संकल्पना, क्या पूछ ली जाए, संकल्पना दो विद्वानों ने दी थी, जिसमें एक तो भारत का विद्वान अर्थशास्त्री था, कौन, अमर्त्य सेन। कौन था, अमर्त्य सेन। और एक पाकिस्तान का महबूब उल हक ने। तो महबूब उल हक व अमर्त्य सेन ने क्या दी थी, अमर्त्य सेन, ये तो अमर्त्य सेन, ये तो वो सेन कहाँ का अर्थशास्त्री है, ये तो भारत का है। और दूसरा अर्थशास्त्री कौन हुआ था, महबूब उल हक। देखो दोस्तों, महबूब उल हक ये कहाँ का है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का क्या है, अर्थशास्त्री है। इन्होंने क्या दी थी, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना दी थी। ठीक है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक में दोस्तों बात करते हैं कि मानव विकास सूचकांक में कुल कितने देश भाग लेते हैं। कुल देशों के बारे में बात करते हैं, कुल देश। तो कुल कितने देश भाग लेते हैं, इसमें 191 देश भाग लेते हैं। इसमें मानव विकास सूचकांक में 191 देश। आगे बात करते हैं मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम स्थान किसका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो किसका है मानव विकास सूचकांक में, तो प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड, देखो दोस्तों, स्विट्जरलैंड का क्या है, इसमें प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का क्या है, इसमें प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अंतिम स्थान किसका है। 151वां देश कौन सा है, आपसे पूछ लिया जाए अंतिम स्थान। अंतिम स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो किसका है, 151वां स्थान किसका है। विकास सूचकांक वर्तमान में कौन जारी करता है। देखो दोस्तों, 1990 से 91 से 1990 व 91 से पहले 1990 व 91 में 1991 से पहले इसे HDI जारी करता था। HDI जारी करता था। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने का काम करता था, किसे, मानव विकास सूचकांक को। वर्तमान में इसे देखो दोस्तों, वर्तमान में इसे UNDP, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन है, अंडरलाइन लगा लेना, UNDP जारी करता है।
जारी करता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में मानव विकास सूचकांक जारी करने का काम कौन करता है, तो यूएनडीपी इसे जारी करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि यूएनडीपी इन्हें जारी करने का काम करता है। तो मानव विकास सूचकांक का गणनांक किन किन के मध्य होता है, इसका गणनांक मान, यदि मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है तो इसका मान किन किन के मध्य होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 0 से 1 के मध्य क्या होता है, मानव विकास सूचकांक का मान होता है। तो लिखो दोस्तों, मूल्यमान क्या होता है, इसका मूल्यमान आपसे पूछ लिया जाए, मानव विकास सूचकांक का मूल्यमान 0 से 1 के मध्य होता है। 0 से 1 के मध्य होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि मानव विकास सूचकांक का मान किसके मध्य होता है, तो 0 से 1 के मध्य क्या होता है, मानव विकास सूचकांक का क्या होता है, मान होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात कर ली जाए कि इसकी गणना क्या किसके माध्यम से होती है, तो इसकी गणना जो गुणोत्तर माध्यम होता है उसके माध्यम से क्या होती है, इसका आधार माना गया है। तो गणना का आधार क्या माना गया है, गुणोत्तर माध्यम माना गया है। तो लिखो दोस्तों, इसकी गणना का आधार क्या माना गया है, गुणोत्तर माध्यम आधार, इस प्रकार से लिख लो, गुणोत्तर माध्यम। पहले 2010 से पहले देखो, 2010 से पहले ये समांतर माध्यम था। 2010 से पहले यह समांतर माध्य था। समांतर माध्य के आधार पर क्या की जाती थी, यूएनडीपी द्वारा इसकी गणना की जाती थी, माध्य था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक जारी करने के लिए 3 स्तंभ बनाए गए थे, 3 स्तर पर जारी किया जाता है। तो वो लिखो, यहीं पे लिख लो, मानव विकास सूचकांक 3 स्तर पर जारी किया जाता है। 3 स्तर पर जारी किया जाता है। 3 स्तर पर जारी किया जाता है। अब वो 3 स्तर कौन कौन से हैं, वो आपसे कई बार पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा वो भी बात करेंगे हम। उससे पहले मैं बता दूं, मानव विकास सूचकांक 3 स्तर पर जारी किया जाता है। वो कौन कौन से हैं 3 स्तर, तो जीवन, प्रत्याशा या स्वास्थ्य। पहला स्तर क्या हो गया, जीवन प्रत्याशा, इसे ही बोलते हैं स्वास्थ्य। दूसरा स्तर क्या होता है, शिक्षा के आधार पर। दूसरा स्तर क्या है, शिक्षा। पहला स्तर जीवन, प्रत्याशा या स्वास्थ्य, दूसरा स्तर है शिक्षा या साक्षरता, और तीसरा स्तर है जीवन का स्तर, प्रति व्यक्ति की आय। शिक्षा, इसे क्या बोलते हैं, साक्षरता। और तीसरा स्तर किसका है, जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय। जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय। ये था दोस्तों आपके सामने क्या, मानव विकास सूचकांक। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या था। हमारे क्वेश्चन में था, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो आपको 191 देश भाग लेते हैं। तो 191वां देश तो मैंने बता दिया, दक्षिणी सूडान। ये तो एक ऑप्शन कट गया। ठीक है दोस्तों, 129वां स्थान किसका है आपसे पूछ लिया जाए, तो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश का है। किसका है, बांग्लादेश का। आपसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान का इसमें कौन सा स्थान है, तो इसमें 163वां स्थान है। यह किसका है, पाकिस्तान का। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 132वां। ये स्थान 132वां किसका है, भारत का है। आंसर इसमें यह था। इसमें हमने क्या चर्चा की, इसमें हमने चर्चा की मानव विकास सूचकांक जारी करने का काम कौन करता है, इसके संकल्पकर्ता कौन है, और मानव
विकास सूचकांक कितने स्तर पर जारी किया जाता है, इसमें कौन कौन से देश इसमें भाग लेते हैं, मानव विकास सूचकांक का आधार स्तंभ क्या माना गया है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो एक बार हम फिर से इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मैंने कराए हैं मानव विकास सूचकांक के बारे में। मानव विकास सूचकांक में आपसे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक की संकल्पना सर्वप्रथम कौन लेकर आए थे? हमारे भारत देश के एक अर्थशास्त्री कौन, अमर्त्य सेन, और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, दोनों ने मिलकर इसकी संकल्पना जारी की थी। किसकी? मानव विकास सूचकांक की। 1990 तक मानव विकास सूचकांक जारी करने का काम कौन करता था? HDI। देखो दोस्तों मैंने लिखा है 1990 से 1991 तक इसे जारी करने का काम कौन करता था? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में ये जारी होता था। वर्तमान में इन्हें जारी करने का काम कौन करता है? UNDP इन्हें जारी करने का काम करता है। मैंने बताया है मानव विकास सूचकांक के 3 स्तरों पर जारी किया जाता है। 3 स्तर कौन कौन से हैं ये आपको रट लेना है, ये मोस्ट है। ये कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का आधार स्तंभ नहीं है? क्वेश्चन इस प्रकार से आता है और उसमें आपको यही 3 नाम मिलेंगे, इसके अलावा कोई नाम नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जो बड़े स्तर की एग्जाम में होती हैं उसमें ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का आधार स्तंभ है, तो आपके लिए यह क्या हो जाता है? सरल हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको एक नाम भी याद होता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। परंतु क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का आधार स्तंभ नहीं है, तो मानव विकास सूचकांक का आधार स्तंभ नहीं है क्वेश्चन आए तो आपको ये जो तीनों नाम हैं ये याद रहने चाहिए। जीवन, प्रत्याशा व स्वास्थ्य के आधार पर क्या किया जाता है? मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। शिक्षा और साक्षरता को भी क्या रखा जाता है? इसमें साथ रखा जाता है। और आगे बात करते हैं जीवन स्तर प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर क्या किया जाता है? मानव विकास सूचकांक को जारी करने का काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मानव विकास सूचकांक में कुल देशों की संख्या कितनी है। तो मानव विकास सूचकांक में कुल देशों की संख्या है 191। 191वां देश आपसे पूछ लिया जाए, अंतिम देश है दक्षिणी सूडान, जो क्या रहा था? लास्ट स्थान पे रहा था। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रथम स्थान किस देश का है, तो प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। किसका है प्रथम स्थान? स्विट्जरलैंड का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं भारत का इसमें कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें 132वां स्थान है। कई बार इसके पड़ोसी देश भी, हमारे पड़ोसी देश भी हमारी पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 163वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान का। और पूछे जाए कि बांग्लादेश में का कौन सा स्थान है, तो 129वां स्थान बांग्लादेश का है। मानव विकास सूचकांक का मूल्य क्या होता है, तो मानव विकास सूचकांक हमेशा 0 तथा 1 के मध्य में पाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मानव विकास सूचकांक कितना होता है, तो 0 से 1 के मध्य होता है, जैसे 0.653 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी गणना वर्तमान में गुणोत्तर माध्यम के आधार पर की जाती है। पहले इसकी गणना किस आधार पर की जाती थी? समानांतर माध्यम के आधार पर की जाती थी। किससे पहले? 2010 से पहले इसके आंकड़े समानांतर माध्यम के आधार पर निकाले जाते थे। वर्तमान में इसके गुणोत्तर आधार के माध्यम से इसके आंकड़े निकाले जाते हैं। किसके आंकड़े? मानव विकास सूचकांक के आंकड़े। तो ये था दोस्तों आपका मानव विकास सूचकांक। इसमें एक तो ये क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, और वो तीनों स्तरों के नाम, कब जारी किया जाता है, इसके मूल प्रवर्तक किसे माने जाते हैं, इसमें कुल कितने देश भाग लेते हैं, प्रथम देश कौन सा है, अंतिम देश कौन सा है, और हमारे खुद के देश का ये ध्यान में रखना है कि कौन सा स्थान है। और इसे जारी करने का काम कौन करता है? पहले इसे जारी कौन करता था, वर्तमान में इसे जारी कौन करता है। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मानव विकास सूचकांक में। आप तो इतना याद कर लो, उसके बाद में आपके लिए ये क्वेश्चन कभी भी कहाँ से भी किसी भी प्रकार से घुमा के पूछेगा, आप ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकोगे। और मैं गारंटी करता हूँ इससे बाहर मानव विकास सूचकांक के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, पृथ्वी पे दिन रात की अवधि कब समान होती है। हालांकि क्वेश्चन सरल है, इसके साथ हम कौन कौन से क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं,
चर्चा करेंगे कि पृथ्वी पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, कब दिन रात की अवधि समान होती है, ये घटनाएं किस कारण होती हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्थान पे होता है। तो उससे को समझने से पहले हम इस नक्शे के माध्यम से समझेंगे ये हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है दोस्तों, गोल। इसको कितने अक्षांशों में बांटा गया है। मुख्य अक्षांश की बात करते हैं तो सूर्य कौन कौन से अक्षांशों के मध्य चक्कर लगाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक चक्कर लगाने का काम कौन करता है, सूर्य करता है। दोस्तों बात करते हैं कि ये अक्षांश पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश, या इसे ही बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसे ही बोलते हैं कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या कौन सी रेखा, विषुवत रेखा इसे बोला जाता है। कौन से को, इसको। इसके बाद में ऊपर 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा आती है, कर्क रेखा आती है, जो हमारे भारत के क्या गुजरती है, बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ये क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा, उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, इसे ही क्या बोला जाता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये भारत के क्या गुजरती है, बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों बात करते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसके बाद में बात करते हैं इसे कौन सी रेखा बोलते हैं, देखो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई, मकर रेखा, मकर रेखा, रेखा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सूर्य। ये हमारा क्या है, सूर्य। देखो दोस्तों, ये हमारा सूर्य क्या है दोस्तों, ये हमारा सूर्य। ठीक है दोस्तों, अब सूर्य यदि भूमध्य रेखा पे होगा तब तो क्या होगा, दिन रात की अवधि समान होगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भी सेम प्रकाश जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी बराबर प्रकाश जाने का काम होगा। यदि सूर्य इस रेखा से इस रेखा पे आ जाता है तो इस रेखा पे प्रकाश कम पहुंचेगा, इस रेखा पे प्रकाश कम पहुंचेगा तो यहीं पे क्या होगी, रातें बड़ी होंगी और दिन क्या होंगे, छोटे होंगे। यदि सूर्य चक्कर लगाता हुआ यहीं पे आ जाता है, इधर से यहीं पे आ जाता है, कौन सी रेखा पे, मकर रेखा पे, तो उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी क्या होगी, रात होगी, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा क्या होगा, दिन होगा। क्योंकि ये स्थिति बनती क्यों है, ये स्थिति बनती है सूर्य के प्रकाश के कारण। यदि भूमध्य रेखा पे होगा, ये देखो दोस्तों, इधर मैं सूर्य बना लेता हूं एक बार, इधर यदि सूर्य है, अब ये सूर्य यदि किरण इसकी इस प्रकार से भूमध्य रेखा पे जाती हैं तो ये समान दिशा में इधर भी समान ही वितरण करेगा। यदि सूर्य कर्क रेखा पे होगा, यदि सूर्य इधर है, यहीं पे है सूर्य, तो ये क्या करेगा, यहीं पे सीधा प्रकाश डालने का काम करेगा। यहीं पे क्या हो गई, तिरछा पड़ गया नहीं, इस कारण क्या होती है, यहीं पे सूर्य की किरण क्या होती है, देरी से पहुंचने का काम होती है। सूर्य की किरण क्या होती है, देरी से पहुंचती है। इसी कारण क्या होता है, ये दिन रात के छोटे बड़े होना सूर्य के प्रकाश के कारण ही क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण ही दिन छोटे बड़े होते हैं। इसी कारण हम बात करते हैं कि पृथ्वी पे दिन रात बराबर कब होंगे। हमें तारीख दे रखी है कि 21 मार्च, 21 जून या 3 जनवरी या 22 दिसंबर। तो पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं, जब सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है। देखो दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं, जब सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है। क्या चमकता है, सीधा चमकता है, सीधा चमकता है, तब क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। और पृथ्वी पर सीधा कम चमकता है भूमध्य रेखा पे, तो 21 मार्च व 23 सितंबर, 2 बार 21 मार्च व 23 सितंबर। तो आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी पे दिन रात कब बराबर होते हैं, 21 मार्च व 23 सितंबर, इसका आंसर तो ये सही है।
परंतु ये स्थिति भी इसमें भी पूछा जाता है कि शरद विषुव और ग्रीष्म विषुव, दो विषुव बनते हैं, शरद विषुव और कौन सा, बसंत विषुव। तो शीत बात करते हैं शरद विषुव कब बनता है और बसंत विषुव कब बनता है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 21 मार्च को कौन सा विषुव होता है, आपसे इस प्रकार से नहीं दिया जाएगा, विषुव में बटा हुआ है कि शरद विषुव कौन सा है और बसंत विषुव कौन सा है। तो आपसे पूछ लिया जाए 23 सितंबर को क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो ये तो कौन सा हो गया, शरद विषुव, शरद विषुव, ठीक है दोस्तों। और ये कौन सा हो गया, बसंत विषुव, बसंत विषुव। तो ये आपसे भी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दिन बसंत विषुव किस दिन आता है, 21 मार्च को। तो 21 मार्च को ही क्या होता है, दिन रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। बात करते हैं 21 जून को। 21 जून को देखो हम कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए। हम गोलार्धों की बात कर रहे हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, स्थित है। ये आप बात दिमाग में बैठा लो, हम कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी को देखो दो भागों में बांट दिया, जो ये 0 डिग्री रेखा है ये पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है, ये आपको पता है। इस 0 से ऊपर कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और इस 0 से नीचे कौन सा गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं, तो हमें यह पता है कि हमारा दिन सबसे बड़ा कब होता है और सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे बड़ी रात कब होती है, सबसे छोटा दिन कब होता है, यह हमें पता है। पता है किस प्रकार से, आप देखते हो, आप ये भी महसूस करते होंगे कि गर्मियों में हमारे दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो गर्मी कब आती है, कब प्रारंभ होती है गर्मी, आपको ऑप्शन तो देगा। अगला ऑप्शन दे रखा है 21 मार्च, 21 जून, 3 जनवरी, 22 दिसंबर। ये ऑप्शन कट गया, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को तो सर्दी पड़ती है, हमारे दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। 3 जनवरी को भी सर्दी पड़ती है, हमारे दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब इसमें गर्मी किस में ज़्यादा है, 21 जून में गर्मी ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, हमारे गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो गया। उत्तरी गोलार्ध का आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी क्या होती है, रात। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं, हम पता कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि उत्तरी गोलार्ध का पूछा है या दक्षिणी गोलार्ध का। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन लिखो दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रात, वह सबसे छोटी रात इस दिन होती है। परंतु क्वेश्चन इसको घुमाकर भी पूछ सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, यदि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध की क्या होगी, सबसे बड़ी रात होगी। क्योंकि सूर्य कहाँ पे है, सूर्य कहाँ पे चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री पे चमक रहा है। तो 23.5 डिग्री पे चमक रहा है तो प्रकाश यहीं पे क्या पहुँचता है, देरी से पहुँचता है। तो इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध की क्या हो गई, उत्तरी गोलार्ध में यदि सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, इस दिन सबसे बड़ी रात होगी। आपको पूछ ली जाए कि दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात किस दिन होगी, तो आप क्या आंसर दोगे, 21 जून। आपको पूछ लिया जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो भी आपको क्या आंसर देना है, 21 जून। आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो जब हमारी रातें सबसे बड़ी होंगी, तो हमारी रातें बड़ी होंगी तो दिन क्या होगा, छोटा होगा। इस दिन क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो बात करते हैं हमारी रातें कब छोटी होती हैं, हमारी रातें सर्दियों में छोटी होती हैं, सभी को पता है। तो देखो दोस्तों, ये ऑप्शन कट गया, मार्च आ गया, ये ऑप्शन कट गया, जून आ गया। हम बात करते हैं 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को क्या होता है, हमारा रात क्या होती है, सबसे छोटी होती है 22 दिसंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध की रातें सबसे छोटी कब होती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध की रातें सबसे छोटी होती हैं, सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात। ठीक है दोस्तों, ये हो गई उत्तरी गोलार्ध की। सबसे
बड़ी रातें कब होती है हमारी? 22 दिसंबर को होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का लिखो दोस्तों, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रातें होती है। वह सबसे छोटी रात होती है। ठीक दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन बहुत होगा इसमें। क्यों होगा? आप समझोगे नहीं तब तक इसमें कन्फ्यूजन बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? देखो, मैं क्वेश्चन दे दूं आपको कि उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात कब होगी, आपको तब क्या आंसर करना है? तब आपको काम क्या करना है, ये देखना है 22 दिसंबर को दिन कहाँ बड़ा हो रहा है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है? दिन बड़ा हो रहा है। तो उस दिन क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी क्या होगी? रात होगी। दिन नहीं होगा उत्तरी गोलार्ध में। तो आपको उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात पूछ ली जाए तो आपको आंसर देना है 22 दिसंबर। यदि आपको पूछ ली जाए दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात कब होगी, यहीं पे मैंने क्या लिखा है? सबसे छोटी रात लिखा है। यदि दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रातें पूछी जाए तो कब होती है? 21 जून को होती है। ये उल्टा चलता है। ये ऊपर दिन बड़े हैं तो नीचे रातें बड़ी हैं, ऊपर दिन छोटे हैं तो नीचे दिन क्या है? बड़े हैं। इस प्रकार से ये उल्टा चलता है। तो ये आपको याद रखना है। याद भी क्या रखना, आपको हमारे गोलार्ध का हमें पता रहता है कि हम कौन से गोलार्ध में हैं। तो भारत को ये देख लेना, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो हमारा कब दिन बड़ा होता है, कब दिन छोटा होता है, और किस दिन दिन रात क्या होते हैं? समान होते हैं। दिन रात समान मैंने बता दिए। 21 मार्च व 23 सितंबर को क्या होते हैं? दिन रात क्या होते हैं? समान होते हैं। यदि 21 मार्च से ये क्या होता है? 21 मार्च को क्या होता है? भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। और 23 दिसंबर को भी क्या चमकता है? 23 सितंबर को भी क्या चमकता है? सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 21 जून को। 21 जून के बाद में सूर्य कहां से कहां की ओर आना प्रस्थान हो जाता है? 21 जून को सूर्य चमकता है कर्क रेखा पे सीधा, और 21 जून के बाद में धीरे धीरे ये कहां पे आता है? 21 मार्च तक कहां पहुंच जाता है? ये कर्क रेखा पे पहुंचने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या होता है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी है, इसके आधार पे उपसौर और अपसौर दो नाम आते हैं आपके सामने। उपसौर एक तो होता है उपसौर और एक होता है अपसौर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ये भी सूर्य की दूरी के आधार पे ये क्वेश्चन है। उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है? उपसौर को बोलते हैं पेरीहेलियम और अपसौर को बोलते हैं एपहेलियन। ये दो नाम भी आ सकते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पेरीहेलियन, हेलियन, और इसे बोलते हैं एपहेलियन, एपहेलियन, पेरीहेलियन और एपहेलियन। उपसौर की स्थिति कब होती है? उपसौर की स्थिति तब होती है जब पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के सबसे नजदीक होती है। और अपसौर की स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो क्या होती है? अपसौर की स्थिति होती है। तो उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ये ऑप्शन मैंने दे रखा है 3 जनवरी को। इस दिन सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ के लगभग होती है। इस दिन कितनी होती है? 14.7 करोड़ के लगभग क्या होती है? पृथ्वी की दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी। आपसे पूछ लिया जाए अपसौर, अपसौर कब होता है? इसे बोलते हैं एपहेलियन। इसमें क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। और ये 4 जुलाई को कितनी दूरी होती है? 15.2 करोड़ दूरी होती है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़। इस दूरी के आधार पे क्या होता है? उपसौर और अपसौर की स्थिति पैदा होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी में अंतर होता है, उसे बोलते हैं उपसौर और अपसौर। उपसौर होता है 3 जनवरी को, जब सूर्य क्या होता है? पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होता है। कितना? 14.7 करोड़।
ये स्थिति होती है 3 जनवरी को। एप्सोर की स्थिति इसे बोलते हैं एपेरिहेलियन, और एपेरिहेलियन की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को, और 4 जुलाई को क्या होता है? 15.2 करोड़ दूरी पे होता है सूर्य। इसमें ऑप्शन आपको किस प्रकार से दिए जा सकते हैं? इसमें ऑप्शन में भी आपको एग्जामिनर घुमा सकता है। इसमें आपको ऑप्शन मिल के आ सकता है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है जनवरी के प्रथम सप्ताह में, जनवरी के अंतिम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के अंतिम सप्ताह में। तो आप 3 जनवरी देखो, जनवरी के कौन से सप्ताह में आती है? प्रथम सप्ताह में आती है। इस प्रकार से भी आपको क्या मिल सकते हैं? ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आप जितना इस टॉपिक को किसके माध्यम से पढ़ोगे? अक्षांशों के माध्यम से पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपको उतना ही जल्दी याद होगा और उतना ही जल्दी समझ में आएगा। यदि आप इसे रटने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल नहीं रटा जाएगा ये टॉपिक। ये ऐसा टॉपिक है, ये सूर्य के और पृथ्वी के बीच में दूरी डिफरेंस इसके आधार पे होता है कि सूर्य कहाँ से कहाँ जाता है तो क्या स्थिति होती है। सूर्य यदि कर्क रेखा पे होगा तो क्या स्थिति होगी, सूर्य भूमध्य रेखा पे होगा तो क्या स्थिति होगी, और सूर्य मकर रेखा पे होगा तो क्या स्थिति होगी। इन तीनों अक्षांशों के मध्य ही क्या करता है? सूर्य चक्कर लगाने का काम करता है, पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाने का काम करती है। तो दोस्तों एक बार हम फिर से देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने देखा कि पृथ्वी पे दिन रात की अवधि कब समान होती है। तो पृथ्वी पे दिन रात की अवधि कब समान होती है वो किसके माध्यम से पढ़ा? हम अक्षांशों के माध्यम से पढ़ा। सूर्य के चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी चक्कर लगाती है। इसके कारण क्या होते हैं? दिन रात की और उसके प्रकाश के कारण क्या होते हैं? दिन रात की अवधि छोटी बड़ी होती है, क्योंकि कभी सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है और कभी सूर्य क्या होता है? कर्क रेखा पे होता है। तो इस कारण क्या आता है? दिन रात की अवधि में अंतर आता है। तो दोस्तों बात की थी हमने 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटने का काम करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के बाद में ऊपर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो कौन सी रेखा आती है? कर्क रेखा। मैंने यह भी बता दिया कि हम कौन से गोलार्ध में स्थित हैं? उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। और भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दक्षिण में आते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और मकर रेखा। इसके मध्य ही क्या करता है? सूर्य चक्कर लगाने का काम करता है। और अब प्रकाश के अलग अलग वितरण के कारण क्या होते हैं? पृथ्वी पे दिन रात छोटे बड़े होते हैं। देखो दोस्तों भूमध्य रेखा पे सूर्य कब चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पे सीधा चमकने का काम करता है। और भूमध्य रेखा पे यदि सूर्य सीधा चमकेगा तो दोनों गोलार्धों में प्रकाश क्या होगा? समान तरीके से क्या होगा? वितरण होगा। यदि दोनों गोलार्धों में समान तरीके से प्रकाश वितरण होता है तो क्या होता है? एक तो कब होता है? बसंत विषुव। बसंत विषुव कब होती है? 21 मार्च को। और शरद विषुव कब होती है? 23 सितंबर को होती है। इसके बाद में हमने बात की थी कर्क रेखा पे सूर्य कब चमकता है। तो कर्क रेखा पे सूर्य चमकता है 21 जून को। उस दिन क्या स्थिति होगी? कर्क रेखा पे 21 जून को चमकेगा। यदि कर्क रेखा पे सूर्य चमक रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध का तो क्या होगा? सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा क्या होगा? दिन होगा। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी क्या होगी? रातें होंगी। बात करते हैं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमकता है? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे चमकता है 23.5 डिग्री। तो मकर रेखा पे चमकता है 22 दिसंबर को। क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रातें होंगी। जबकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात व सबसे छोटा क्या होगा? दिन होगा। ये तो बात की थी हमने इसकी अवधि के बारे में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में एक ऑप्शन था हमारे पास 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का अंतर क्या होता है? सबसे कम होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन या उपसौर की स्थिति पैदा होती है। यह कब होती है? 3 जनवरी को। कितना नजदीक होता है सूर्य पृथ्वी के? 14.7 करोड़। इसके बाद में बात करते हैं सबसे दूर। सर्वाधिक दूर कब होता है? 4 जुलाई को। और यह कब होता है? 15.2 करोड़। इस दिन कौन सी स्थिति होती है? एपेरिहेलियन या एप्सोर की स्थिति पैदा होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। एप्सोर क्या होता है? उपसौर क्या होता है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? सूर्य रातें छोटी बड़ी होने का कारण क्या है? रातें छोटी बड़ी कब होती हैं? कब दिन रात बराबर होते हैं? इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये तो मैंने तो आपको बताया नहीं है, बाकी टीचर में बताते तो ये भी बताते कि 21 जून को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत। उसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाओगे। आप तो नॉर्मल तरीके से मैंने बताया है, नॉर्मल तरीके से आपको समझाया है, इस पृथ्वी के गोलार्ध के माध्यम से आपको समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तीनों ये महत्वपूर्ण रेखाएं आपको याद होनी चाहिए।
0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा, मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा। इस प्रकार की ये रेखाओं के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। बचे हुए क्वेश्चनों को आगे इसी रूप में हम चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द पहुँच सकें। फिर भी दोस्तों हम तो हमारी तरफ से आपको बिल्कुल 100% अच्छा देने का प्रयास करते हैं। फिर भी आपको यदि कोई कहीं पे कमी नजर आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या फिर भी आपको कोई टॉपिक में यदि कोई दिक्कत है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं ताकि वो आपको टॉपिक पहले करा दिया जाएगा और उसके बाद में आगे क्लासें निरंतर रूप से सुचारू रूप से जारी रखी जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी आप खुश होंगे और सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो आपको ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कीजिए। आप ही का चैनल है, आप जितना इसे आगे प्रमोट करोगे उतना ही ये ज़्यादा प्रमोट होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।